प्रोग्राम में बात करेंगे। पेशावर फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। हयाताबाद के इलाके में खुदकुश हमलावर ने सरकारी वैन को निशाना बनाया, जिसमें एक सिविल जज और 3 खवातीन मैजिस्ट्रेट सफर कर रही थी। वाकये में गाड़ी का ड्राइवर शहीद हो गया और मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। इससे पहले आज मोमंद एजेंसी में 2 खुदकुश हमले हुए थे। एक हमले में FC एहलकार पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में हमलावर को दाखिल होने से रोकते हुए शहीद हुआ और दूसरे हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार समेत 5 अफराद शहीद हुए। सुबह ही दफ्तर खारजा में अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को तलब किया गया था। डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को अफगानिस्तान में बसने वाली जमातुल अहरार की दहशत गर्दी के वाकयात में मुलव्विस होने के सबूत दिए गए। अफगान हुकूमत से कहा गया कि वो अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के वाकयात के लिए इस्तेमाल न होने दें। पेशावर में दहशत गर्दी के वाक़े के बाद वजीर आज़म ने सिक्योरिटी के मामलात पर आला सतह का इजलास बुलाया, जिसमें आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। गुलमीना, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ और इंतहाई दयानतदारी से और इसे कतन बिल्कुल मजाक तंज ना समझना, सीरियसली कह रहा हूँ कि कोई तकरीबन 2 हफ्तों के वक्फे के बाद ये यानी पनामा का नया एपिसोड शुरू हुआ था और आपने इंतहाई महारत, जहानत और मैं कह रहा हूँ कि जर्नलिस्टिक डिस्क्रेशन से काम लेते हुए उसका जिक्र तक नहीं किया। रीज़न बड़ी वाज़ेह है, आज नहीं, रीज़न बड़ी वाज़ेह है। आज को भी छोड़ो, अर्ज ये है कि मैं और तुम जिन्हें लॉ का कख पता नहीं है, हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ पे मतवाजी अदालत लगा के फैसला सुना देते हैं कि जनाब ये तो यूं हो रहा है। जो अदालत सुन रही है उस बेंच पर एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब आज फरमाते हैं कि हम तो जाने कौन सी दलदल में फंस रहे हैं। कोई भी फरीक, यानी ना वो जो शिकायत लेकर गया है ना जिसके खिलाफ है, हमें कोई मुसद्दक़ा, कोई ठोस चीज पहुंचा रहा है। भाई ये क्या हो रहा है? और हम तय कर चुके हैं कि इसका फैसला भी आएगा, क्या होगा। जिस मुल्क की आला तरीन अदालत के बेंच का एक मुअज़्ज़िज़ ऑनरेबल जज जब अपना सर पकड़ के ये फरमाए कि जी हम किस दलदल में फंस रहे हैं, उसमें मुझे और आपको क्या हक पहुंचता है कि हम यहाँ पे बैठ के कहें कि ये इधर रुख जा रहा है और फैसला टक टक। मैं ट्विटर पे नुसरत साहब सुबह फॉलो कर रही थी, धमाके से पहले मुझे तो लग रहा था कि उस वक्त सबको समझ आ गई थी सिवाय जो जज हैं उनको। You're right. अच्छा, अब एक बात तो ये, दूसरा मसला ये है बीबी कि ये तो एक मनी ट्रेल की बात हो रही है जो पता नहीं भैया जब इत्तेफाक को नेशनलाइज किया था भुट्टो साहब ने उस वक्त से शुरू हुई जी, 1980 में शुरू हुई, 1993 में शुरू हुई या 2006 में शुरू हुई, भाई हमें तो पता नहीं। हाँ? लेकिन उस मनी ट्रेल का सुराग लगाने की बजाय मैं ये क्यों ना मालूम करूं कि इस वक्त यानी परसों मेरे शहर में चेरिंग क्रॉस में जो है लोग और कौन, मतलब कि आपके आम अफराद के साथ 2 डेडिकेटेड इंतहाई फर्शनास, उसके बाद आज पहले सुबह पहले तो मोहम्मद अली अकबर हमारे साथ हैं। पहले जो नाजरीन जिन्होंने हमें, जी अस्सलाम वालेकुम जी अली अकबर। वालेकुम सलाम अली अकबर, बहुत शुक्रिया यार, आज आप सुबह से मेरा ख्याल है बहुत मसरूफ रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने इस वक्त अपना टीवी ऑन किया है और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप बता दो कि सुबह मोहम्मद एजेंसी से लेकर हयाताबाद पेशावर पहुंचने तक क्या आज का दिन गुजरा है आपका? जी नुसरत साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हम इसके लिए जो है एक तरह से तैयार भी थे, क्योंकि हफ्ता 10 दिन से मुसलसल सिक्योरिटी इदारों ने खबरदार किया था कि इस तरह अफगानिस्तान से कोई 7-8 जो खुदकश है वो अंदर हो गए हैं और इन जगहों पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसकी इब्तिदा आज जो है मोहम्मद एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है गलनई, वहाँ से किया गया और 2 जो है खुदकश हमलावरों ने जो गलनई का पॉलिटिकल इंतजामिया के जो
انکلیو ہے اس کو نشانہ بنانا چاہا. تاہم موقع پر جو لیویز کے سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور بر وقت انہوں نے گیٹ پر ہی جو ہے دونوں کو روکا اور اس میں ایک جو خودکش حملہ آور تھے اس نے اپنے آپ کو اڑایا اور دوسرا جو تھا وہ لیویز اہلکار نے ان کو وہاں مار گرایا. اور اس کارروائی میں جو خودکش حملہ ہوا جو موقع پر موجود لیویز اہلکار تھے تو 3 لیویز اہلکار سمیت 5 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے. جبکہ اچھا ایک منٹ علی اکبر، یہ جن شہید اہلکاروں کی آپ نے ہمیں تصویر بھی بھیجی ہے، میں نوٹ کر رہا تھا کہ محمد ایجنسی کے جو مختلف رپورٹرز ہیں وہ بیچارے بہت ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ صحافیوں کی وہاں پر جو کام کر رہے ہیں یا پریس کلب کی حفاظت پہ خاص طور پر ڈیپوٹیڈ تھے یہ تینوں لوگ؟ جی بالکل یہی تھے اور کافی سوشل میڈیا پہ بھی ان کو انہوں نے مطلب ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یہی بالکل 3 جو اہلکار تھے وہ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں اور 2 جو ہے اس میں زخمی ہو گئے ہیں. ٹوٹل 5 افراد جو خودکش حملہ آور غلنئی میں تھا اس کے جو ہے اپنے آپ کو اڑانے سے 5 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے. تو یہ تو اس کا تھا. اس کے بعد پھر سیکیورٹی اداروں نے جو غلنئی ہے اور میچنئی وہاں پر کارروائی کی اور ہمیں بتایا گیا کہ کوئی 5 جو ان کے ساتھی تھے سہولت کار تھے تو ان کو بھی سیکیورٹی اداروں نے مارا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہی کور کر رہے تھے کہ دوپہر کے تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم تھا کہ حیات آباد جو کہ کافی پوش سیکٹر ہے پشاور کا، وہاں کے فیس 5 میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دھماکہ یہ تھا کہ کافی دور دور تک آوازیں بھی سنی گئی اور شدت بھی محسوس جو ہے وہ کی گئی. اور اس میں جو ہے ایک وین کو نشانہ بنایا گیا. وین کوئی عام نہیں تھا بلکہ ججز جو لوور جوڈیشری ہے ان کے پکر اینڈ ڈراپ کی وین تھی جو اس کو نشانہ بنایا ہے. اور خودکش حملہ آور جو تھا علی اکبر ایک منٹ بتانا میں صرف تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں آئے، کیا یہ جان بوجھ کر پک اینڈ ڈراپ اکٹھے اس لیے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے تو نہیں کی جاتی تھی کہ فرض کرو اکیلے کے لیے اپنی گاڑیوں میں آئے تو انہیں، کیا یہ ایس او پی ہے یا کہ نہیں کہ اتفاق تھا کہ یہ اکٹھے تھے اس میں؟ سر جو ابھی ہفتہ کوئی 1 ہفتہ قبل سے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہر جگہ جو ہے دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ چل پڑی ہے اور اس میں جو ان کا جماعت الافرار گروپ ہے جو کہ کافی سٹرانگ ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر مطلب ویڈیو پیغامات بھی جاری کیا ہے اور اس کے علاوہ پمفلیٹس بھی تقسیم کر دیا ہے کہ یہ جو غازی عملیات کے نام سے انہوں نے یہ آپریشن شروع کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عبدالرشید غازی صاحب تھے تو ان کے نام سے منسوب ہے اور انہوں نے خاص طور پر عدلیہ اور جوڈیشری کو بار بار جو ہے وہ اس میں اس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا علی اکبر، آج بھی اس کے بعد بھی ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے، لیکن یہ ٹارگٹ پہ تھے، یہ ٹارگٹ پہ تھے نا وہی نا جی. تو اسی لیے وہ پھر ان کو ایک یعنی کہ بجائے اس کے سیکیورٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بجائے اس کے کہ یہ تنہا آئیں اور جائیں تو ان کو ایک ساتھ لے جایا جاتا تھا. تو خیر اس کو کیا ہٹ کیا گیا کس طرح؟ بالکل اس کو مطلب این جو فیس 5 چوک ہے وہاں پر یہ لوگ ڈیوٹی سے جا رہے تھے تو موٹر سائیکل جو خودکش حملہ آور تھا اس نے موٹر سائیکل کو ٹکرایا اور اس میں جو ایک جو ڈرائیور تھا وین کا وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 5 افراد اس میں زخمی ہوئے اور ان میں سے 4 جو ہے 3 خواتین اور ایک جو ہے سیشن جج تو وہ زخمی ہوئے اور ان کو جو ہے اسپتال پہنچا دیا گیا. لیکن یہ ایک بات ہم نے اٹھائی بھی ہے کہ ایک جوڈیشری کی وین تھی جو کہ ٹارگٹ تھی، تاہم اس کو کوئی اسکواڈ نہیں دیا گیا تھا، نہ آگے نہ پیچھے، اور آسانی سے این بیچ مطلب جو ہے اس کو ٹارگٹ جو ہے وہ کر دیا گیا. نہیں تو وہ تو سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے انہیں اکیلے اگر فرض کرو وہ گاڑیوں پہ آئیں تو شاید بچت کی گنجائش ہے، تو آپ اگر انہیں ایک ہی گاڑی میں پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں بغیر اسکارٹ کے تو پھر تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. لیا پر آپ بالکل صحیح ویلڈ بات کر رہے ہو. لیکن اب یہ بتاؤ کہ محمد ایجنسی میں ایک دم سے یہ اتنی لہر کیوں تیز ہو گئی ہے آج؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیونکہ جماعت الاحرار کے بارے میں تو زیادہ تر یہ کہا جا رہا ہے، امریکنوں نے ہم سے پہلے کہہ دیا تھا کیونکہ ہم لوگ تو ان کا نام نہیں لے سکتے تھے، آج چونکہ فارن آفس نے کہہ دیا تو شاید ہمیں اجازت مل گئی ہے. تو یہ بتائیے کہ وائے مومن کیا وہاں بھی اسی جماعت کا زیادہ اثر و رسوخ ہے؟
सर अगर कुछ अरसे से हम कार्रवाइयों को देखें तो वो जो टीटीपी का एक था कि वो स्ट्रांग ग्रुप है, तो उसके ये जमातुल अहरार की कार्रवाइयों से लगता यही है कि इस वक्त ताकतवर तरीन जो ग्रुप है वो यही है। और मोहम्मद एजेंसी का जो बुनियादी तौर पर ताल्लुक है, तो एक तो मोहम्मद एजेंसी अफगानिस्तान के साथ तकरीबन हाफ बॉर्डर हमारा शेयर होता है इसी एजेंसी में, और वहाँ पर दो जो उनके सूबे है कुन्नड़ और निंगरहार, तो आपके इल्म में है कि वहाँ पर मतलब इस वक्त वो दहशतगर्दों के अड्डे हैं। दूसरा ये कि ये ग्रुप जो है ज्यादातर बिलोंग करता है मोहम्मद एजेंसी से, तो इन रास्तों का उनको सही तरीके से पता भी है और वहाँ पर भी आसानी से जो है बॉर्डर पार कर सकते हैं और इस साइड पे भी आ सकते हैं। और अली अकबर कहीं ये वजह भी तो हो सकती है ना कि मोहम्मद एजेंसी से चूंकि एकदम से वो शब कदर वगैरह के बाद से आप भाई चाहो तो चारसद्दा की तरफ निकल जाओ, चाहो नौशहरा की तरफ निकल जाओ, चाहे पेशावर की तरफ चले जाओ, तो शायद इसलिए और ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल आपने सही जो है पॉइंट आउट किया सर कि बिल्कुल जो ये इलाका है हम सीधा चारसद्दा के एरिया शब कदर और फिर वहां से पेशावर आप मर्दान, तो रास्ते ज्यादा है, उनको जो रास्ते चाहिए वो मोहम्मद एजेंसी में ज्यादा है। तो इसीलिए दूसरा ये कि अफगानिस्तान में भी निंगरहार और होस्ट कुन्नड़ जो है जो इनके अड्डे है, तो वहां पर भी मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसीलिए एक ग्रुप जो है यहाँ से ऑपरेट करता है। ओके अली अकबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने हमें अपडेट किया है। अब ये देखो, ये हम लाहौर का जब जिक्र कर रहे थे परसों, तो अफगानिस्तान में मुकीम जनरल, यानी हम यहाँ पर अपने आवाम को नहीं बता रहे थे कि वो कौन है, हम तो अपने आवाम को जो है वो बेसिकली वाइट कॉलर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के एक्सपर्ट बना रहे थे। और साथ में ब्रेक है, उसके बाद हम फिर बात इस पे करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आज जो पेशावर में हुआ, जो मोहम्मद एजेंसी में हुआ, उस पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा अभी गुलबीना, जब हम वो थे ब्रेक पर, तो हमारे भाई हैं असद मुनीर साहब, ब्रिगेडियर, सारी जिंदगी का उन्होंने अपने कैरियर का बेशतर हिस्सा जो है वो ISI के लिए काम करते हुए गुजारा, और उसमें भी ज्यादा ये इन एजेंसीज में वो काम हाँ जी, बहुत जानते हैं। तो अभी भी वो अपने आप को अपडेट रखते हैं, तो वो मुझे इत्तला दे रहे थे कि क्यों ये ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप क्यों नहीं हमारे नाजरीन के लिए बता देते। तो लाइन पर है हमारे साथ, वेरी काइंड ऑफ हिम जी। अस्सलाम वालेकुम जी असद भाई। अस्सलाम वालेकुम असद भाई जी, आपने असद भाई मुझे अभी ये बताया है कि ये जो सारा ये जो ग्रुप है जो अभी इतना एक्टिव हो गया है, इसका असल करता धरता उमर खालिद आप खुरासानी कह रहे हैं, तो क्यों है और क्यों ये ग्रुप वायदे? देखें जी, ये उमर खालिद खुरासानी बुनियादी तौर पर ये एक जिहादी रहा है, हाँ। जैश मोहम्मद का हिस्सा रहा है। अच्छा। इसने जिहाद में हिस्सा लिया उनके साथ। हाँ। फिर ये सहाफ़ी भी रहा है, सहाफ़ी भी रहा है। अच्छा। और इनके एक रिसाला निकलता था, उसमें ये लिखता था। ये साफी कबीले से ताल्लुक रखता है। साफी एक छोटा जैसा कबीला है ममन में। हमारे सलीम साफी साहब हैं ना मोहम्मद, और वो भी जर्नलिस्ट है, अल्लाह ना करे वो दहशतगर्द हो जाएगा। नहीं मेरा भाई में रहते हैं, वो ममन एजेंसी में नहीं रहते। हाँ, ये जो वो तो मर्दान आ गए हैं जी। साफी कबीला जो है ना वो अफगानिस्तान में भी है। अच्छा। ये जब इसने अपनी एक तंजीम बना ली थी उमर ने बहुत पहले। अच्छा। फिर इसने वहां पर एक और आदमी था जो बेसिकली बरेलवी टाइप था, और इसने उनके खिलाफ लड़ाई करके उसमें से 80 लोग मार करके ये लीडर बन गया। यानी ये उसने पहले इसको बरेलवी वर्सेस सलफी टाइप की चीज बनाई। हाँ, ये, और उसके बाद ये चला गया कुन्नड़। ये कुन्नड़ में भी इसके लोग हैं और निंगरहार में भी। ठीक। और ये वाहिद आदमी है, जब हमारी इस हुकूमत ने कहा था कि हम बातचीत करेंगे जो है ना TTP से जी, ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थी कि इसने कहा कि मैंने बातचीत नहीं करी, हमारा काम है इस मुल्क में शरिया लाना, और हम उस वक्त तक जदोजहद करते हैं रहेंगे जब तक बरतानवी कानून पाकिस्तान से खत्म नहीं होता और यहाँ पर शरिया नहीं आता। अभी ये स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ है? ये ऐसा है कि कुन्नड़ जो है यहाँ से 2011 में नेटो फोर्सेस निकल गई,
और ये जो है ना, ये जिस तरह नॉर्थ वजीरिस्तान 5 साल हमारे कंट्रोल में नहीं था, तालिबान वहां पर थे, या स्वात 2008 में हमारे कंट्रोल में नहीं था। नहीं, आप कहना ये चाह रहे हैं कि चूंकि 6 साल से वहां पर नेटो ने सीरिया को अबेंडन कर दिया, दहशतगर्द तो दोबारा आ गए, उसको फिर कुन्नड़ को यानी अपना इन लोगों ने मरकज बना लिया। कुन्नड़ इनका मरकज है, उसमें लेकिन हिस्टोरिकली भी असद भाई ऐसा नहीं है कि कुन्नड़ में शुरू से शिद्दत पसंद या सल्फी जिनको हम लोग आजकल ज़माने में बोलते हैं, उनका इन्फ्लुएंस क्या यानी कि अफगान जिहाद के दिनों में ही नहीं कुछ बढ़ना शुरू हो गया था? अब बात ये है कि कुन्नड़ जो है ना, उसमें बाजवड़ के जो सलारजई ट्राइब है, अच्छा, वहां पर एक भाई इधर खान होता था बाजोड़ में, और एक भाई होता था उधर उसमें असमार में। ठीक है। और इसके ऊपर काफी ड्यूरेंट लाइन में एक बहुत डिस्कशन हुई थी कि जी ये जो है ना, कुन्नड़ भी असमार पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा। ये जो है ना, इसके पास अभी एक टाइम था, इसने ट्रेनिंग की, इसने रिक्रूट किए, और इसके चूंकि ताल्लुक है पंजाब में जिहादियों के साथ, लश्कर जंगी के साथ, और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों के साथ। ये जो लाहौर में इंसिडेंट हुआ है, ये जो आदमी जो सुइसाइड बॉम्बर था, वो तो उसको तो लाहौर का पता नहीं होगा, इसका मतलब है हैंडलर ने उनको आकर उसको वो किया है। इसने डिक्लेयर किया है कि ये मैंने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन गाजी। जी, जब लाहौर का हुआ, इसने सोशल मीडिया पर इसकी आती रहती है, वो ब्लॉगर्स की नहीं आ सकती, लेकिन इसकी थ्रू आउट जो है ना इनके, इसका तो बुरा ना माने आप। इस वक्त मैं आपको क्या कहूँ, आपको अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन से ही जरा बात करनी चाहिए ना इसके लिए। तो खैर इस बहस में नहीं उलझते, लेकिन ये हमने असद भाई कल जिक्र किया था 18 मिनट वाली कि 18 मिनट की वीडियो इन्होंने सर 10 फरवरी को यूट्यूब पे अपलोड की थी। ये करते रहते हैं। और एक नुसरत भाई, मैं आपको ये जो है ना, एक बात मैं आपको थ्रेट अलर्ट के मुतालिक बताता हूँ। जी। ये जो थ्रेट अलर्ट है, आप आर्मी पब्लिक स्कूल का ये जो है ना, इंटीरियर मिनिस्टर बोलता है कि जी हमने थ्रेट अलर्ट जारी किया था, वो अगस्त में जारी किया था। और वो थ्रेट अलर्ट अगर आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि ये खदशा है कि किसी स्कूल पे हमला हो सकता है। तो पेशावर में तो हजारों 100 स्कूल है। सही बात। ये थ्रेट अलर्ट वो है जो बिल्कुल स्पेसिफिक हो, वो उस वक्त आप हासिल कर सकते हैं जब आपका इनग्रेस हो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये इंटरसेप्ट से अगर आप करेंगे तो वो आधा टाइप होगा। अच्छा सर, लेकिन एक बात बताएं, अगर ये बात देखें, अली अकबर ने भी जिस तरह डिस्क्राइब किया, क्योंकि आप भी तो इलाके से फेमिलियर हैं, बहुत ज़्यादा आपने ऑपरेशनल वहाँ पे फ़राइज़ दिए हैं। अली अकबर ज़ाहिर है वहाँ पे एज रिपोर्टर बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन हमारे जो दूसरे लोग देखने वाले हैं, देखिए सर, मोहम्मद नई जो मैं यानी जो बैठे हुए कह रहा था, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कुन्नड़ से वहाँ पे लोग आते रहे और फिर वो यानी फैल सकते हैं पेशावर मर्दान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो डू यू थिंक कि कुन्नड़ में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई किए बगैर अपने तय हम इनको रोक पाएंगे? देखें, कुन्नड़ में कार्रवाई हो सकती है। अच्छा। बगैर बॉर्डर क्रॉसिंग के वो कोई इतनी अच्छी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वहां पर बहुत से लोग विलिंग होंगे कि जी अगर हमें इफ यू मेक एन ऑफर विच वी कैन नॉट रिफ्यूज, तो हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो है ना, जब आप उसको वायलेट करेंगे बॉर्डर, तो उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा शोर पड़ जाएगा। जी, तो इसके और तरीके हैं, और ISI वालों को पता है कि क्या तरीके। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप जो है ना, ये इनकी ताकत वो वाली नहीं है जो 2009 में थी या 2011 में थी, लेकिन ये इस तरह के करते रहेंगे और हमारे लोगों को डिमोरलाइज करते रहेंगे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ होते जाएंगे। नहीं, लेकिन सर किसी भी किस्म की तफसीलात में उलझे बगैर हम ये वन लाइनर कह सकते हैं कि इन पर प्रोएक्टिव होकर इस वक्त जो इनकी जितनी भी ताकत और क़ुव्वत है उस पर काबू पाया जा सकता है। खात्मा तो ज़ाहिर है कि यानी टोटल एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं होती सर टेररिस्टों की, बट इस वक्त हम इस स्टेज पे हैं कि अगर एक मुनासिब प्लानिंग के साथ इनको पुश किया जाए या इनको कन्फ्रंट किया जाए तो
इस थ्रेट को आप हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है। ममंद एजेंसी का जो इंसिडेंट है उसमें ये अपना मकसद कामयाब करने में ये कामयाब नहीं हुए, मकसद इन्होंने नहीं हासिल किया। ठीक है, मकसद इनका जो था, अगर 2 सुसाइड बॉम्बर हो तो वो कम से कम 50 आदमी को मारने के लिए आए। जी बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें हैं। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने बड़े अच्छे काम किए। जी जी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी बहुत अच्छे काम, बेहिसाब लोग पकड़े जाते हैं। अगर ये ऑपरेशन हम कंटिन्यू करें सिटीज में, खासकर ये जो तंजीमें हैं जो नफरत फैलाती हैं फिरका वाराना, इनमें बगैर इम्तियाज के करें, मैं तो बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान 2017 एंड 2018 में एक अच्छा पाकिस्तान दुआ है। लेकिन वही आप वाली बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने वॉलंटियर किया जो आज दिया है। जो असल बात, मैं आपका वन लाइनर पैगाम ये समझ रहा हूँ कि आप अपने पूरे ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के निचोड़ से बता रहे हैं कि वक्त है हमारे पास, अगर हम कोई प्रोएक्टिव टैक्टिक्स करें, एंड आप खुद ही बता रहे हैं कि आपके मुताबिक वो टैक्टिक्स है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। साहब, ये जो फॉरेन ऑफिस ने आज बुलाया है उस पर बात करेंगे, फिर वक्फे के बाद अगर ये प्रोएक्टिव है या नहीं है। टेक अ ब्रेक। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। तो आप क्या फरमा रही हैं? नुसरत साहब, अभी मैं ब्रेक में यही जो असद मुनीर साहब बात कर रहे थे उस पर मैंने देखा, जो लॉन्ग वॉर जर्नल एक है, आपको पता है वो इस पे छापते रहते हैं टेररिज्म वगैरह के हिसाब से, उन्होंने तो बल्कि 2 फरवरी को इसी गिरोह की एक वीडियो के बारे में बताया था जिसमें यही साहब हैं और उन्होंने नॉर्थ वेस्ट मतलब ट्राइबल एरियाज में ख़ास तौर पे मोमंद एजेंसी में जो जिनको ये ट्रेनिंग कर रहे थे, 2 फरवरी की बात कर रही हूँ ना, आज तो 15 हो गई। एक उनकी, इससे नॉट द वीडियो दैट वी वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, बट एक पुरानी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो किस तरह ट्रेन करते हैं, और ये तो मतलब ये चीजें काफी चल रही हैं। उमर खालिद खुरासानी का ग्रुप, मोहम्मद में उसके ग्रुप ने 2 फरवरी से अपनी वीडियो, हमने अब कल जिस वीडियो का जिक्र किया वो 10 है कि आगे क्या होगा, वो ये उनकी हुई, जिनके बारे में जिनका नाम लेकर, अब हम नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब नाम इसलिए ले रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो अपने दफ्तर से जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें वो ये फरमा रहे हैं कि जी हमने आज वो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को बुलाया और हमने उसको बताया कि आपकी सरजमीन से ये यानी कि ये ग्रुप, और ये कि उनको कुछ हमने डोसियर वगैरह दिया। अब वो डोसियर में यकीनन ये देखो, ये बहुत आसान 26 नवंबर पिछले साल भी एक हुआ था, आज ही वाले इलाके में इस तरह के बहुत सारे अटैक्स जमाने में गुलमीने, in this day and age of satellite imagery, ये जो 10 फरवरी को या जो 2 फरवरी को जो वीडियो अपलोड्स होती हैं, और जैसे मुनीर साहब ने हमें एक्सप्लेन भी कर दिया कि 2011 में कुन्नड़ को अबैंडन कर दिया नेटो ने, क्या ओके बाय, तब से जो भी वहाँ इकट्ठा हो रहा है वो हो रहा है। अब तो वैसे भी उनके 8000 फौजी हैं, तो उन्होंने अपने आप को पुल आउट। अब अगर आप उनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं हमने तो अबैंडन किया हुआ है, वी आर फोकसिंग ऑन के काबुल बचाना, हालात कंधार वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर हालात जो हैं अफगानिस्तान में हम देख ही रहे हैं नुसरत साहब कि बहुत बढ़ गए हैं। अब उसमें जाहिर है कि एक पॉलिटिकल एंगल भी है कि भाई कि तालिबान और फलां एक ज़माने में अगर वहाँ से आते थे तो अगर रिवर्स एक्सपोर्ट शुरू हो गया तो हम क्या करें, यू नो, एक जाहिर है कि ये भी एक खबासत इसमें शामिल है। जी बिल्कुल। अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या हम, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कोई ऑपरेशन कभी नहीं किया, मेरे सामने तो आप 2 पिस्तौलें रख दें तो मैं नहीं बता सकता कि ये किसमें की, ये किसकी है। असद मुनीर साहब कहते हैं कि नहीं, हमारे पास कैपेसिटी है विदाउट बीइंग लाउड अबाउट इट, मतलब वो हमें कोई ड्रोन श्रोन ऊपर से बली मोहम्मद वो कहते हैं इस तरफ भी करें तो कुछ बात बन सकती है, ऐसी बात वी कैन हैंडल इट, ठीक है। अब व्हाई नॉट फोकस ऑन इट। आप ये क्यों यानी कि जी आज आला सतही इजलास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गो अहेड, फाइन। और अभी आप इस डोसियर देने के बाद ऑल द मोर रीजंस कि जी हमने आपको बता दिया था, अगर कोई नुकसान वगैरह आपके उधर हो गया तो थैंक यू वेरी मच, सॉरी नहीं। और बाय वैसे भी दहशतगर्दी के अटैक्स की तादाद दिन ब दिन इन इलाकों में बढ़ रही है, तो यू हैव अ जस्टिफिकेशन आल्सो। बीबी, एक तो बुनियादी जो
मसला है कि मैंने जब स्क्रीन पर बैठकर अपने लोगों को बताना ही नहीं है, मैंने तो उनको ये बताना है कि देखिए साहब, एक कतरी खत होता है, अरे भाई उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, फैसला डिस्कस किया, जब आएगा देख लेंगे फैसला, अप्रैल जब वही कले जाए। अच्छा, उससे पहले हम मसरूफ रहे, जाने की जिद ना करो कि सब कुछ ठीक हो गया। मेरे जैसे इंसान फरियादें कर करके मर गए, कैसे ना करो कि भाई ऐसे ना करें, इट्स अ लॉन्ग वॉर, इट्स अ लॉन्ग वॉर। बहुत अच्छा प्रोएक्टिव, और यकीन मानो कि यानी दुख होता है, बल्कि हम बदकिस्मती से मीडिया में भी वो सब कुछ डिफिकल्ट जो है, जिस तरह उस ट्रेन में जाकर तुमने कोई प्रोग्राम जो इस तरह का फोकस्ड हो नहीं, कि किस तरह नॉर्थ वजीरिस्तान में, और ये बात जो हर बंदा तस्लीम करता है कि देखो अफसरों और जवानों के जब आप इस तरह के ऑपरेशन में होते हैं ना, तो इनमें तनासुब इन शहादतों का हमारे हाईएस्ट है। वी लॉस साबित हुआ कि हमारे जो फील्ड में जो ऑफिसर्स हैं उन्हें यानी फ्रंट से लीड करने का, जैसे लाहौर में यानी पुलिस वालों ने डेफिनेटली वो उधर ही मौके पे मौजूद थे ना होते, विद हैविंग दिस काइंड ऑफ ऑफिसर यानी एट मिड रैंकिंग ऑपरेशनल लेवल, तो हमें तो ज्यादा एतमाद मिलना चाहिए। हम उन्हें बकअप करें, उनको प्रोजेक्ट करें, उनकी कुर्बानियों को, उनकी डेयरनेस को हम ग्लोरीफाई करें, ताकि वो उसको आगे बढ़े। अच्छा, अब उसका जिक्र कोई नहीं होता, ऊपर के लेवल पे बात होनी शुरू हो जाती है कि जी थैंक यू कह लो। भाई जरूर कहो भाई, थैंक यू जरूर कहो। हाँ, मैं भी व्रत करने को या थैंक यू कहते हैं या कहते हैं नई लहर, बीच की कोई चीज नहीं है ना, बीच की कोई चीज नहीं है। भाई ये सारे जो इसमें हैं वो सारे हैंडल करो, उसको डिस्कस करें। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात हाल ही के दिनों में हुए हैं, उन पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अभी तक एक अनवर बंगश साहब उन्होंने ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो इन लोगों के सहूलतकार बैठे हैं उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो कुनर में जो मर्जी करते हैं या बॉर्डर पर, उससे क्या फायदा होगा? वो हर तरह की छुरियां। बहरहाल अब वो यानी मसला ये है, ये तो एक जनरल बिग पिक्चर है, खौफनाक दहशतगर्दी वाला खतरा, एक अगेन क्लियर एंड इमीडिएट थ्रेट। क्या मैं यहाँ पे बैठे बैठे खुदा न खासा भी मुझे दिल का दौरा पड़े तो मुझे ले जाओ, पिंडी ले गए, दवाइयों की दुकानें बंद, बुरा हाल है इस्लामाबाद में, शायद बचत हो। अब मैं 3 दिन से खोल रहा हूँ कि ये क्या गिनी बिसाऊ में भी नहीं हो सकता ऐसा? नहीं सही, और ये गुड गवर्नेंस की अलामत सूबे में हो रहा है। हमने कल वो दुकानदारों का मौक़िफ़ दिखाने की कोशिश की थी, कोई समझ नहीं आई वो चाहते नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन तुम ये देखो कि लोग कैसे दरबदर हुए मंडे से बोल पाकिस्तान का हम दावा कर रहे हैं, तो पहले उनका सुनाओ, छोड़ो थ्योरियां बात। ठीक। हाँ। इस वक्त मैं पूरे हॉस्पिटल के बाहर जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहाँ से दौड़ के आया हूँ। इस वक्त जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये मेरी जो इंजेक्शन है मुझे मिल जाए। इस वक्त वालदा मेरी सीरियस हालत में अंदर है और वो इंजेक्शन उनको लगना भी बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल के इतने रिसोर्सेज हैं, क्या इनकी फार्मेसी में ये चीज़ें हैं? तो हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ गवर्नमेंट से ये चीज़ पूछनी है कि आखिर क्या वजह है, इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? जो भी यहाँ पे बाहर हो रहा है इस वक्त, जो रोड ब्लॉक्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसमें हम लोगों का जो इस वक्त यहाँ पे पेशेंट जिनके एडमिट हैं उनको किस चीज़ का उनका क्या कसूर है? यहाँ आज मेरी वालदा की अभी डेथ हो जाती है, कौन जिम्मेवार है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, कौन जिम्मेवार है? मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब चाहिए। बेवा औरत दिखाऊं, जाली जुआई की वजह से उसके 2 छोटे बच्चे हैं, वो बेआसरा, उसके भाई ने उसे जगह दी हुई। एक माँ का एक बेटा चला गया दवाइयों की वजह से। इसमें भी कोई वजह होगी? अगर दवाइयाँ बंद हुई हैं तो जाली दवाइयों की वजह से बंद की गई होंगी। मरीज को फायदा ना होगा तो क्या फायदा? अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से सारा पूरा जो है इलाका इन्होंने सारे रास्ते बंद किया। अभी हम लियाकत बाग से भी आ रहे हैं, वहाँ से भी मेडिसिन नहीं मिल रही। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर आने वाले जिन सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं और मेरा यही है कि शहबाज शरीफ को हम बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं कि उन्होंने ये सारा निज़ाम, ये जितना भी निज़ाम ये कर रहे हैं ना, ये उनके लिए काफ़ी है कि देख लें कि ये अगर कोई मरीज़ को या एक जान जाती है तो यानी पूरी कौम की जान जाएगी अगर ये इस तरह दवाइयाँ सारी बंद कर दी। डॉक्टर से भी मेरी अभी इसी बात पे बहस हुई है कि बाहर मेडिकल स्टोर बंद है और मैं बच्ची को चेक तो करा के लेके जा रहा हूँ, लेकिन बात खाली चेकअप की तो नहीं है। जब तक मेडिसिन नहीं मिलेगी उस वक्त तक ये बच्ची कैसे ठीक होगी? इमरजेंसी में आप हैं भी ना तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट ये हो गया, इंजेक्शन लग जाएगा, अदरवाइज बाकी आपको सारा बाहर से परचेज करना पड़ता है। अभी मेरा बेटा उधर ऑपरेशन में बैठा हुआ अंदर और उन्होंने कहा जी लेके आए, डॉक्टरों में नुस्खे पे नुस्खा लिख के ये देखें
دے جا رہے ہیں اتنے نسخے کے جتنی جلدی وہ لے کے آئیں. ابھی ہم جب لے کے نہیں پہنچیں گے نہیں تو وہ اسی طرح اس کو آپریشن تھیٹر سے باہر نکال دیتے ہیں. اگر انہوں نے کو ہڑتال کرنی تھی یہ پہلے ان کو سوچنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے تھا کہ اس طرح کا ہو رہا ہے مسئلہ. اگر ایک بندے کے پاس جعلی دوائیاں نکلی ہیں تو اس تو مراد ہے کہ یہ حقیقت تھی, بجائے اس کے کہ اس کو ختم کرتے انہوں نے ساروں نے ہڑتال کر دیا ہے. ڈاکٹروں نے میڈیکل دوائیاں لکھ کے دی ہیں مجھے, آپ باہر سے لے لیں. یہ باہر سارے میڈیکل سٹور بند ہیں, بہت پریشانی ہے, مسئلہ ہے. نہیں باہر سے بھی کوئی نہیں ملی اور اندر سے بھی کوئی نہیں ملی ہے. یہ جو دکانیں وغیرہ بند ہوئی ہیں اس سے غریب عوام کے لیے بہت بڑا دھچکا سا لگ گیا, کیونکہ وہ بیچارے اتنے دور دور سے آتے ہیں. میڈیکل سٹورز بند ہیں تو گورنمنٹ کو کوئی اس کا الٹرنیٹیو دینا چاہیے, کیونکہ اگر دوائی نہیں مل رہی تو ظاہر سی بات ہے مریض کہاں پہ جائیں گے. تو اس کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے اس کا سٹیپ, کیونکہ سب ہڑتال ہے تو میڈیکل سٹورز تو بند ہیں, کوئی دوائی نہیں مل رہی ہے. 2 دن یہ ہے تمہارے لوگوں کا مسئلہ. تو کھولتے کیوں نہیں اب یہ دکان لاہور کے واقعے کے بعد؟ کیسے بند رکھ سکتے ہیں بہت اتنے بڑے واقعے کے بعد؟ اسٹرائک کی کیا اہمیت رہ گئی جب اتنا بڑا مسئلہ دیکھو میں اس کو پورا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, لیکن کیا کروں. تو منڈے سے کوشش کر رہے ہیں نا, مگر منڈے کو بھی ہم نے پہلے سوچا تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے, پھر وہ اتفاق سے لاہور میں شام کو کچھ ہو گیا, اس کے بعد کل ہوا, کل انہوں نے کہا ہم کریں گے, آج بھی. اور ابھی خبر ہے کہ پنڈی میں کچھ شہریوں نے اب جلوس نکالا ہوا ہے کہ کھولو. رائٹ, بیکاز آج بھی بند تھی, آج بھی میں نے تمام رپورٹوں سے وغیرہ چیک کروایا ہے. تو میں تمہیں فرینکلی بات بتاؤں, there should be zero tolerance. صاحب کیسے بند کر سکتے ہیں کیمسٹ؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیسے بند کر سکتے ہیں؟ How can you shut a chemist? ہو سکتا ہے بھائی, unbelievable. کوئی سوچ, دنیا میں احتجاج کا ایسا طریقہ کہ ارے جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو دشمن کا قیدی بالکل زخمی آپ نے کیا ہے, جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ فرسٹ کام اس کی بینڈیج کرتے ہو بھائی. بالکل, تو یہ تو اپنے ہی لوگ اپنے ہی ساتھ کر رہے ہیں, مطلب how can you do this? یہ بس, لیکن ہے نا کچھ نہ کچھ مسئلہ کہیں. اور بھی خوفناک بات یہ وہ یہ کہ جب لاہور میں کچھ ہوا اس کے بعد بھی انہیں نہیں لگا کہ چلیں اب تو اپنی ہڑتال کو کینسل کوئی رحم کا خانہ نہیں ہے, نہیں کوئی رحم کا خانہ نہیں. اور وہ شخص, وہ بیچارہ مبین, وہ جی آپ تو دیکھیں آپ کی, میں آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا, وہ بیچارہ یہ کرتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے ان کے آگے مر گیا کہ ایک ٹریفک کھل گئے اور دکانیں کھل جائیں. یہی مقصد تھا نا ان کا کہ چلیں آپ آ کے بات کریں. And then you get this. اور اب یہ ہے کہ جی ہم تو it's a mafia. اور کیوں اس کے بارے میں ہمیں ہر صورت میں کل کوئی نہ کوئی وقت نکال کے کچھ ہو جائے ڈسکس کرنا ہے. It's must. اگر بول پاکستان ورنہ نہ بدل دو اپنے شو کا. نہیں ایبسلیوٹلی, کیونکہ یہ باس آپ کو تو پتا ہے منڈے سے کوشش کر رہے ہیں, وہ تو اتفاق سے بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ ہو گیا. بہرحال چلیں, ہمارا آج کا وقت ختم ہوا, ہم کل آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.